हाय फ्रेंड्स, एकेएम डीप एनालिसिस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ। वैसे तो अभी काफ़ी बुरे हालात हैं वहाँ पर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईरान ने कुछ 200 मिसाइल्स फायर किए हैं इज़राइल के ऊपर। हालांकि इज़राइल को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इसमें, लेकिन फिर भी हमला तो हमला है, अटैक तो अटैक है। और उसके बाद से सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है और हर घड़ी वहाँ पर जो मौसम है वो बदल रहा है और पता नहीं आगे क्या होगा। अगर हम देखते हैं तो एक बात तो ऐसे लग रहा है कि शायद बहुत बड़ा रिटेलिएटरी हमला किया जाएगा इज़राइल की तरफ से ईरान के ऊपर। अब ईरान के ऊपर हमला होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ पर होगा, किस हद तक होगा, ये सारी बातें तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चल रही है और उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं भी चल रही हैं। ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाएगा इसमें। और अगर मैं कमांडर रहा तो मैं तो पहले ईरान को इकोनॉमिकली क्रिपल करूंगा, तो उसकी जो एनर्जी एसेट्स हैं उसके ऊपर बड़ा हमला बोल दूंगा। और लेकिन फिर बाद में ये ख्याल आता है, अगर इज़राइल के बारे में सोचते हैं तो इज़राइल तो यही सोचेगा कि यही मौका है कि जितने भी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ईरान के, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये उनके पास आखिरी मौका है। आखिरी मौका क्यों है? क्योंकि अगर इस बार अगर हमला नहीं हुआ तो हो सकता है शायद अगली बार ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। और वैसे ही आप देख रहे हो सब पागल हैं वहाँ पर, ये सब लोग। मैं इनको रिलीजियस ज़ॉम्बीज़ बोलता हूँ, क्योंकि ये एक लॉजिक और एक अकल जो होती है उससे तो चलते नहीं है। ये कुछ आसमानी किताब के कुछ फंडास के ऊपर चलता है। खैर, सबका अपना अपना सोच है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन ये तो तय है कि न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर स्ट्राइक्स इज़राइल कर सकता। फिर भी ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है और इसके ऊपर तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। टीवी के ऊपर भी काफ़ी डिबेट्स होते हैं इसके ऊपर, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा। मेरा वो पॉइंट नहीं है। मेरा जो कहना है वो ये है कि हम लोग जब पढ़ते हैं, जब समझते हैं, जो भी हम जानते हैं, मेरी ये सोच है कि जब कभी भी जहाँ पर भी इकोनॉमिक्स होगा वहाँ इतिहास होगा, और इतिहास जो बनता है वो इकोनॉमिक्स बनाता है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि जो भी कारण है, इतिहास तभी बनता है, इतिहास की रचना तभी होती है जब उसके कोई इकोनॉमिक रीजंस हो। यहां पर भी इकोनॉमिक रीजंस हैं। चाइना एक अपना एक बना रहा है वन बेल्ट वन रोड, OBOR, जो उसका एक सदियों पुराना एक सिल्क रूट था जो यूरोप को चीन के साथ कनेक्ट करता था। तो आज भी चीन ने वही सोचा है कि चीन जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है और चीन में से जो भी कुछ चीजें बनती हैं वो सारी चीजें यूरोप में जाए। ये सारा जो उनका OBOR है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। यहां पर एक इश्यू हो जाता है 2020 में, जब कोविड आता है। कोविड के वक्त चीन ने, पहले तो ऐसा शक है कि कोविड-19 जो था वो उन्होंने फैलाया है, वहाँ की लैब से निकला है। और दूसरा, जब कोविड फैला उस वक्त उन्होंने जिस तरह से बिजनेस किया, फेक चीज़ें भेजी, फेक मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे, सब स्टैंडर्ड चीज़ें दुनिया को दी, जबकि उसकी इंडस्ट्री उस वक्त सबसे सेफ थी। लेकिन चीन ने वो नहीं किया। उसने गलत नीयत से दुनिया को लूटा, इकोनॉमिकली लूटा, सबको पैसे से ही लूटा। ऐसा कोई कनपट्टी के ऊपर बंदूक तो नहीं रखी थी उसने,
लेकिन उसने लूटा। अब यहां पर से जो यूरोप और अमेरिका थे, उन्होंने सोचा कि चाइना +1 या चाइना +2, चाइना +3, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब अब सिर्फ चाइना नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन तब आई जब चीन ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। और ये अमेरिका ने और अमेरिका से कैसे बर्दाश्त हो सकता है? वो एक इकलौती महासत्ता है, अभी वो जो चाहे कर सकती है। और यूरोपियन कंट्रीज, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन है, तो ईयू और अमेरिका दोनों ने सोचा कि अब ये चीन जो है इसको तो अब ठिकाने लगाना पड़ेगा। और वहीं से ये सब शुरू हुआ। याद रखें दोस्तों, यहां पर भी इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ही ये सब हो रहा है। आप क्या समझते हैं, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो क्या अमेरिका को नहीं पता कि रशिया एक ऐसा देश है, वो एक महासत्ता है और आज भी उसके पास इतने वेपन्स बनाने की जो भी क्षमता है वो बहुत बड़ी है। तो क्या आप अमेरिका को ये नहीं पता कि रशिया उसका सामना करेगा? पता है उसको। यहां पर भी इकोनॉमिक्स है। 2008 के बाद जब ओबामा सरकार दोबारा जब आई, तब उन्होंने सोचा कि ये तो रिसेशन में जा रहा है इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि यार इसको तो कुछ रिजुवेनेट करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ताकत भरनी पड़ेगी। तो क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि रशिया को दुश्मन बनाओ, रशिया से दुश्मनी निकालो। पहले G8 था, उसमें से रशिया को निकाल दिया, कुछ ना कुछ बहाने निकाले, वो क्रीमिया का ये वो सब बहाने निकाल के रशिया को निकाल दिया। फिर रशिया से दुश्मनी सब शुरू कर दी, ये नहीं है तुम्हारे यहाँ पर, वो नहीं है, ह्यूमन राइट्स, ये वो सब प्रॉब्लम। पुतिन वो डिक्टेटर है, जैसा आजकल मोदी के लिए सब चल रहा है, वो पहले पुतिन के लिए चला। वो तो सब जगह पे कॉमन है। हमारे यहाँ पर भी एक जोकर घूम रहा है, जैसे यूक्रेन का वो ज़ेलेंस्की है, वैसे यहाँ पर भी एक टी-शर्ट डाल के घूमते रहता है। वो भी दूसरा कॉमेडियन है, वो तो सही में कॉमेडियन है, उसको तो कुछ तो अक्ल है, ये इसको तो छोड़ो, वो पॉइंट नहीं है हमारा। ये सारे जो वॉर हो रहे हैं जिसमें वेपन्स जा रहे हैं, अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री इस वॉर जो दुनिया में होते हैं उसी के ऊपर टिकी हुई है। अगर युद्ध नहीं होंगे तो अमेरिका पूरा का पूरा रिसेशन में चला जाएगा। ये जो चीज है ये ओबामा को समझ में आ गई थी। अब 2008-2009 से उन्होंने रशिया को पिंच करना शुरू कर दिया और उनको ऐसा सिचुएशन खड़ा करने लगे कि रशिया विलन है। अब वो वॉर तक आते आते 2022 हो गया। अब यहां पर ये जो चीजें हैं, वापस मैं आता हूं मिडल ईस्ट पे, वह ये कि चाइना का OBOR था तो अब उसको ध्वस्त करना है। भारत जो है वो अमेरिका के साथ जुड़ गया। भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल और जॉर्डन, ये सारे देश मिल गए। इन्होंने एक नया रूट बनाया हुआ है जो मुंबई पोर्ट से शुरू होगा, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जिसमें कंडला भी आ सकता है और मुंबई भी आ सकता है। वहां से जो गुड्स है वो जाएगा UAE से अनलोड होके वो रोड के रास्ते, रेल के रास्ते, वो सऊदी अरेबिया से होते हुए, जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट पे पहुंचेगा और वहां से ग्रीस में जाएगा, ग्रीस से वो यूरोप में जाएगा। ये पूरा जो मैप है जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरेबिया से जॉर्डन, जॉर्डन से इजराइल का हाइफा पोर्ट, हाइफा से ग्रीस, ग्रीस जो है वो यूरोप का दरवाजा है, ओपनिंग गेट है, वहां से सारे गुड्स सीधे यूरोप पहुंचेंगे। इसमें भारत ने पार्टनरशिप अमेरिका की ली, उसने सबको इकट्ठा किया और ये नया रूट बनाया। अच्छा, ये बात है मेरे ध्यान में तब आई जब नेतन्याहू जो
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, वो यूएन में गए और उन्होंने 2 कार्ड्स प्लेकेट किए। एक में बोला कि ये हमारे दोस्त हैं, एक में बोला ये यहाँ पर हमारे दुश्मन हैं, ये ईविल है, ऐसा वैसा। ईविल में उन्होंने बताया यमन, ईरान, सीरिया, इराक, ये सारे देश। अब ये सारे जो देश हैं वो इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक बोलते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक। तो ये जो आईमैक है ये वहां से निकलता है जहां पर ये हमास, हिजबुल्ला और ये हुती, ये इनकी रेंज में आ जाता है। कल को अगर ये रूट बन जाता है और इजराइल और अमेरिका के साथ दुश्मनी जो है उसमें अब कहीं कहीं पर अब भारत भी नजर आने लगा है कि ये भी हमारे खिलाफ है, तो ये जो है वहां से 40-50 किलोमीटर का अंतर है, फासला है जो इजराइल के पास से जब वो गुजरेगा कॉरिडोर, और वो जो तब है तब वो हमास, हिजबुल्लाह की रेंज में आ जाएगा। और यही चीज जब यूएई के पास जाएगी तब हुती के रडार पे आ जाएगी। तो दोस्तों ये एक न्यूसेंस है, ये न्यूसेंस को खत्म करने के लिए ये पूरा का पूरा खेल रचा गया। अब आप पूछेंगे कि इतनी बड़ी बात हो गई, ऐसा तो कोई थोड़ी करता है। ऐसे नहीं होता है। ये ट्रिगर तब हुआ पिछले साल 7 अक्टूबर को, जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब हमास के पीछे ईरान है, ईरान के पीछे रशिया है, क्योंकि रशिया चाहता था कि अगर इजराइल के ऊपर कोई हमला होगा तो वो जानता था कि अमेरिका इसमें आएगा, तो अमेरिका के लिए 2 फ्रंट खुल जाएंगे, एक होगा यूक्रेन का, एक हो जाएगा मिडिल ईस्ट का। ये इनके नजर में आ गया था कि भाई यहां से अगर हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अगर जाएगा तो इसमें हमको ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो हमेशा से सोचते हैं, हमेशा देखते हैं कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज और वो वहीं पर एस्टेब्लिश हो सकते हैं जहां पर पीस हो। तो शांति होना सबसे पहला एक क्राइटेरिया है, जो अगर फॉलो नहीं हुआ तो ये कुछ चलेगा नहीं। सब लोग बोलते हैं विश्व युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, ये होगा, वो होगा। नहीं होगा। ये जो करने वाले हैं ये जानते हैं कि इनका टारगेट क्या है। उनको भाई वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक बात समझिए कि अगर विश्व युद्ध हुआ और अगर परमाणु युद्ध हुआ, अच्छा इतना सब हो रहा है, आपका ध्यान उसके ऊपर मैं आकर्षित करूंगा कि इतने समय से रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और हमारे यहां पर कुछ चैनल्स हैं जैसे कि वो TV9 भारतवर्ष, मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो रोज बोलता है कि विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो रोज बोलता है, एवरी डे। वो सोचते हैं कि एक बार तो हो जाएगा। हम रोज बोलते हैं एक दिन हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे देखो हम बोल रहे थे आपको। तो ये इस तरह से है, लेकिन ये नहीं होगा, विश्व युद्ध नहीं होगा। ये लोग जो हैं वहां पर उनको अपने टारगेट्स मालूम है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह किए बगैर ईरान के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हुती के ऊपर अमेरिका, ब्रिटेन या फिर नाटो पूरा का पूरा टूट पड़ेगा। इधर हिजबुल्लाह का जो है उसका सफाया इजराइल के IDF कर रही है। पहले पूरी तरह से जितने भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और फिर आखिर में एक बड़ा थप्पड़ मारेंगे ईरान को। इतना बड़ा थप्पड़ होगा कि ईरान खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे सद्दाम हुसैन के वक्त जो इराक था और आज का जो इराक है, वैसा हाल ईरान का हो जाएगा। समझ के चलिए। ये जो भी देश हैं इनको एक बात नहीं समझ में आती है, मुझे भी नहीं समझ में आती है कि चीन के जितना इतना बड़ा ताकतवर देश, उसको ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में सब जगह पे घुसा पड़ा था। आत्मनिर्भर भारत का कोई कहीं पर कोई नामो निशान नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया
तभी सबको लगा कि नहीं भाई, अब तो कोई एक या +1 या +2 हमको कोई चाहिए, जो है सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए किसी और एक देश की जरूरत पड़ेगी बस। और वहीं पर से चीन के ऊपर सबकी नजर आ गई और ये आईमैक बना। अब ये आईमैक के कारण ये जो प्रॉक्सीज हैं इनकी बैंड बजी हुई है। देखिए ये कैसे एक ट्रिगर होते हैं, वो सब तैयार होता है, सब कुछ रेडी होता है, सिर्फ ट्रिगर की जरूरत होती है। 7 अक्टूबर 2023 को वो ट्रिगर मिल गया और वो जो ट्रिगर था वो बाद में तो फिर बैठते हैं ना, बाद में तो काफी चर्चा सब होती है कि भाई इसको अब खत्म करना पड़ेगा। देखो हमारा ये प्रोजेक्ट भी तो आ रहा है, अगर ये प्रोजेक्ट में अगर ये लोग अगर वापस आएंगे, ये हो सकता है 7 अक्टूबर के बाद ये आईमैक वाला पॉइंट नजर में आया हो। लेकिन अब वो टारगेट है, अब वो टारगेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को आप देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए आपके व्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।